हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुखेंद्र पटेल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म डिजिटल सुखेंद्र में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग यहां पे डिस्कस करने वाले हैं जो जे सिंह कंपटीशन एकेडमी के द्वारा टेस्ट आयोजित कराए जा रहे हैं। इस गुरुवार को आधुनिक भारतीय इतिहास का टेस्ट हुआ था। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास नहीं है, आधुनिक भारतीय इतिहास का टेस्ट हुआ था, जिसमें प्रश्न संख्या 80 थी और समय 1 घंटे का रहा है। और यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं कि रीवा ब्रांच का ये मोबाइल नंबर है 9329249957, जो कि कांटेक्ट करना चाहे रीवा में कर सकता है। इसके अलावा इसका ब्रांच डीपी में भी है, और डीपी में डीपी कॉम्प्लेक्स जो कि गंगोत्री होटल के पास है, तो डीपी कॉम्प्लेक्स में है, जहाँ का कांटेक्ट नंबर अगर आप लोग को प्राप्त करना है तो ये लिख सकते हैं 661120। तो 8085661120 यहाँ सीधी ब्रांच का नंबर है, और कांटेक्ट कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो आधुनिक भारतीय इतिहास का टेस्ट हुआ था उसके संबंध में थोड़ा सा एनालिसिस और कुछ अन्य जानकारी जो इसके माध्यम से हम लोग आधुनिक भारतीय इतिहास को समझ सकते हैं। प्रथम प्रश्न की बात करेंगे तो यहाँ पे लिखा है मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम, ये मुगल है, ध्यान रखेंगे, अंतिम मुगल शासक निम्न में से कौन सा था। तो यहाँ पे ऑप्शन दे सकते हैं कि बहादुर शाह प्रथम, जहांदार शाह, फर्रुखसियर, मोहम्मद शाह रंगीला। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह रंगीला जो है मयूर सिंहासन, जिसे तख्त ए ताउस भी कहा जाता था। तो मोहम्मद शाह रंगीला जो है तख्त ए ताउस या मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक हुआ। जबकि अगर हम बात करें तो मयूर सिंहासन पर या तख्त ए ताउस पर बैठने वाला पहला शासक जो हुआ वो शाहजहाँ था, जो कि अगर हम बात करें तो मुगल वंश का 5वां शासक रहा है। और शाहजहाँ प्रारंभ में आगरा के किले में मयूर सिंहासन को रखवाया था, बाद में इसे दिल्ली के लाल किले में ले जाया गया। अब अगर हम बात करें तो ये उत्तरवर्ती मुगल शासकों में प्रथम है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहादुर शाह प्रथम आया, फिर जहांदार शाह हो जाए, फर्रुख सियर, मोहम्मद संग रंगीला है, रंगीला बादशाह के नाम से प्रसिद्ध हुआ। फर्रुख सियर को घृणित कायर भी कहा जाता था। और अगर हम देखते हैं तो सबसे पहली बात सभी को पता होगा कि सबसे पहले मुगल वंश का संस्थापक जो है बाबर हुआ, फिर उसके बाद हुमायूं आया, उसके बाद आपको ध्यान रखना है अकबर हुआ, अकबर के बाद जहांगीर आया, जहांगीर के बाद शाहजहाँ, शाहजहाँ के बाद औरंगजेब, जिसको आलमगीर प्रथम के नाम से भी जाना जाता था। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन हुआ, मोहम्मद शाह रंगीला, जो कि रंगीला बादशाह के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और जबकि प्रथम जो शासक हुआ है उसका नाम है शाहजहाँ, जिसे अगर हम बात करें तो मयूर सिंहासन को 17वीं शताब्दी में शाहजहाँ के द्वारा बनवाया गया था। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली यह बात है कि 1739 में, चूँकि अंतिम शासक मोहम्मद शाह रंगीला था, तो 1739 में ईरान का एक शासक था जिसका नाम था नादिर शाह, जिसे ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। जैसे भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहते हैं, मध्य प्रदेश का नेपोलियन यशवंतराव होलकर को कहा जाता है। तो यहाँ ध्यान रखना है कि 1739 में 1739 में मोहम्मद शाह रंगीला के समय ईरान के शासक नादिर शाह का आक्रमण हो जाता है, और काफ़ी लूट पाट करता है नादिर शाह। और इसी लूटपाट के दौरान मयूर सिंहासन पे जड़ित रत्न के साथ साथ कोहिनूर हीरा भी ईरान ले जाता है। तो यहाँ पे हम यहाँ देख सकते हैं मयूर सिंहासन के बारे में। और अगर यहाँ पे ध्यान देने वाली बात एक यह है कि कुल 8 मुगल शासकों ने तख्ते ताउस और जिसको हम मयूर सिंहासन बोल रहे हैं उस पर शासन किए हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ें और देखते हैं प्रश्न संख्या 2 की, जिसमें लिखा गया है राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि देकर निम्न में से किस मुगल शासक ने इंग्लैंड भेजा था। तो आपको बताते हैं कि अकबर द्वितीय जो है ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेजों का पेंशन भोगी हो गया था। और बहादुर शाह जफर द्वितीय के पहले, यानी अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय हुआ, उसके पहले एक शासक था, उसका नाम था अकबर द्वितीय। ये अकबर वो नहीं है जो कि हुमायूं के बाद बना था, ये अकबर द्वितीय है। और इसी अकबर द्वितीय के समय राजा राममोहन राय रहते थे, और राममोहन राय को राजा की उपाधि दी गई थी
किसके द्वारा? अकबर द्वितीय के द्वारा। और ये पेंशन भोगी थे। पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर के राजा राम मोहन राय को इंग्लैंड भेजा गया और वहीं पर इंग्लैंड में ब्रिस्टल नामक जगह है जहाँ पे राजा राम मोहन राय की डेथ हो गई, मृत्यु हो जाती है। अब राजा राम मोहन राय जी के बारे में अगर हम बात करें तो इन्हें पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। यहाँ पे हम ध्यान रख सकते हैं कि पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है। तो पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा गया है? राजा राम मोहन राय को कहा गया है। इसके अलावा आधुनिक भारत का जनक के रूप में भी जाने जाते हैं, जो कि क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ चुका है। तो पुनर्जागरण का अग्रदूत, आधुनिक भारत का जनक के रूप में जाने जाते हैं। और राजा राम मोहन राय जी के बारे में अगर हम बात करें तो इन्होंने एक ब्रह्म सभा बनाई थी जिसको बाद में ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। तो यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं कि ब्रह्म समाज के संस्थापक भी हुए हैं, वर्नाक्युलर प्रेस के प्रवर्तक माने जाते हैं। और ख़ास बात यहाँ पे ध्यान रखेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे एग्जाम की दृष्टि से हो जाता है कि 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक और राजा राम मोहन के प्रयासों से ही भारत से सती प्रथा का अंत माना जाता है और यहाँ पे सती प्रथा के लिए कानून बनाए गए जिसके माध्यम से यहाँ पे सती प्रथा को रोका गया। तो राजा राम मोहन राय जी के बारे में हम लोग ध्यान रख सकते हैं ये बातें। तो अकबर द्वितीय ने इन्हें उपाधि दी है और पुनर्जागरण का अग्रदूत के रूप में इनको जाना जा रहा है। चलते हैं नए प्रश्न की ओर और देखते हैं प्रश्न संख्या 3 की। और 3 में अगर हम बात करेंगे तो निम्न में से किस मुगल शासक के समय पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ? अब देखिए पानीपत के प्रथम, द्वितीय और तृतीय 3 युद्ध हुए हैं। अब यहाँ पे तृतीय युद्ध की बात हो रही है तो तृतीय युद्ध शाह आलम द्वितीय के समय हुआ है। और शाह आलम द्वितीय के समय अगर हम बात करते हैं तो 14 जनवरी 1761 को, यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि 14 जनवरी खिचड़ी के दिन, तो 14 जनवरी 1761 को 1761 को शाह आलम द्वितीय का समय रहा। उसी समय पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ जो कि मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच होता है। तो मराठा सेना का नेतृत्व सदाशिवराव भाऊ कर रहे थे। तो मराठा सेना का नेतृत्व कौन किया था? सदाशिवराव भाऊ। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जो शाह आलम द्वितीय था उसके समय में यह युद्ध हुआ था पानीपत का तीसरा। और ध्यान देने वाली बात यह है कि शाह आलम द्वितीय का एक और नाम था अली गौहर। यहाँ पे ध्यान रखें क्योंकि एग्जाम में आ चुका है कि निम्नलिखित में से अली गौहर के नाम से कौन प्रसिद्ध हुआ? तो शाह आलम द्वितीय। तो शाह आलम द्वितीय का एक और नाम हो जाता है अली गौहर। और यह 1803 में पूरी तरह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन हो जाता है। एक तरह से कठपुतली शासक के रूप में काम करने लगता है अली गौहर और यह शाह आलम द्वितीय। अगर यहाँ पे हम देखेंगे पानीपत का तृतीय युद्ध हमने देखा 14 जनवरी 1761 हुआ मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच। अगर हम बात करें प्रसिद्ध प्रथम युद्ध जो कि सबको पता है, यदि नहीं जानकारी तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि 21 अप्रैल 1526 को बाबर और अंतिम लोदी वंश के शासक इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। और वह प्रथम शासक हुआ जो कि युद्ध क्षेत्र में ही मारा गया, इब्राहिम लोदी था। तो ऐसा शासक कौन था जो कि युद्ध क्षेत्र में ही मारा गया? तो इब्राहिम लोदी हुआ। अब प्रथम युद्ध की बात हो गई। दूसरे युद्ध की अगर हम बात करें पानीपत के बारे में जो कि हरियाणा में आता है, तो 5 नवंबर 1556 को बैरम खां जो है कि अकबर का सेनापति था, अकबर इसमें छोटा था, तो बैरम खां और हेमू के बीच होता है। यानी हेमू जो है शेरशाह सूरी का सेनापति था। तो बैरम खां और हेमू यानी कि शेरशाह सूरी का जो सेनापति था उसके बीच पानीपत का दूसरा युद्ध होता है। तो प्रथम युद्ध 1526, दूसरा पानीपत का युद्ध 1556, तीसरा पानीपत का युद्ध 14 जनवरी 1761 को मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ। मराठा सेना का नेतृत्व कौन किया था? सदाशिवराव भाऊ, जो कि हमारे एग्जाम में आता है। इसको हम आगे भी देख सकते हैं। चलते हैं आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 की बात करें। 4 में लिखा गया है निम्न में से किस शासक ने फ्रांस की क्रांति से प्रभावित होकर श्रीरंगपट्टनम अगर हम बात करें कर्नाटक में है। श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन, ये जैकोबिन है, यहाँ पे जोकोविक लिख दिया गया है। तो जैकोबिन क्लब की स्थापना की और स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया, तो वो था टीपू सुल्तान। तो टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर भी कहा जाता है।
और इसके पिता का नाम था हैदर अली। तो हैदर अली का पुत्र हुआ टीपू सुल्तान, जिसे मैसूर का शेर कहा जा रहा है। और श्रीरंगपट्टनम में इसका जन्म हुआ था, और श्रीरंगपट्टनम जो कि कर्नाटक में आता है। और फ्रांसीसी क्रांति जो कि 1789 में हुई थी, तो फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर के जैकोबिन क्लब की स्थापना यह करता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें टीपू सुल्तान के संबंध में, जो हमारे एग्जाम में अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके समय में 1784 में, आगे मैं चर्चा भी करूँगा, 1780 से लेकर 84 तक जो कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, जिसमें हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। तो 1784 में अंग्रेज और टीपू सुल्तान के मध्य एक संधि होती है। उस संधि का नाम होता है मंगलोर की संधि। तो यहाँ पे हम टीपू सुल्तान जी के बारे में ध्यान रख सकते हैं कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई, तो मंगलोर की संधि हुई। अभी हम आगे इसके बारे में चर्चा भी करेंगे। चलें नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलें और देखते हैं यहाँ पे कि पांचवा प्रश्न है कि हैदर अली निम्न में से किस युद्ध में अंग्रेजों को पराजित किया। तो हैदर अली जो है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों को पराजित किया था। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो कि हैदर अली है, हैदर अली जो कि अभी हमने चर्चा किया कि उसका एक पुत्र हुआ जो कि नाम हुआ टीपू सुल्तान। और हैदर अली की जो समाधि है श्रीरंगपट्टनम में ही है, जो कि कर्नाटक में आता है। अब हम बात करें कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था, तो 1767 से लेकर के 1769 तक, यानी 1767 टू 1769 तक प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, जिसका प्रारंभ हैदर अली के द्वारा किया गया था। अब प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध होने के पीछे कारण यह बताया जाता है कि मद्रास में अंग्रेजों की कुछ आक्रामक नीतियां लागू होने लगी थी, जो कि अंग्रेज यहाँ पे आक्रामक होने लगे और हैदर अली को यह युद्ध करना पड़ा। और बताते हैं कि इसका समापन जो है मद्रास की संधि से हुआ था। और मद्रास की संधि कर करके यहाँ पे ध्यान रखेंगे, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो 2 वर्षों तक चला था उसको समाप्त किया गया। और इसमें यह संधि हुई कि जो भी एक दूसरे के क्षेत्र जीते गए थे उसको एक दूसरे को वापस कर दें। और हैदर अली जो है अंग्रेजों को जो बंदी बना लिया था हैदर अली के द्वारा, उनको रिहा कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए। और इसके बदले में अंग्रेज द्वारा युद्ध का हर्जाना हैदर अली को दिया जाए। अभी इसके पहले हमने चर्चा किया था कि जो दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध था वो लगभग 1780 से लेकर के 1784 तक चला। और यहीं पे ध्यान रखेंगे कि 1782 के आसपास हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। और इस युद्ध को आगे टीपू सुल्तान के द्वारा बढ़ाया जाता है। और यह युद्ध भी 1784 में मंगलोर की संधि से समाप्त हो जाता है। तो मद्रास की संधि से तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ, जबकि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध यहाँ पे मंगलोर की संधि से समाप्त हो रहा है। यह हम लोग यहाँ पे देखें और समझ सकते हैं। तो हमने जाना यहाँ पे प्रश्न नंबर 5 के संबंध में। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की बात करें और देखते हैं प्रश्न नंबर 6 का। 6 में एक अच्छा खूबसूरत प्रश्न यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि प्लासी के युद्ध के पश्चात 1757 में बंगाल का नवाब निम्न में से किसे बनाया गया। तो प्लासी का युद्ध जो है अगर हम बात करें, तो प्लासी के युद्ध के बाद यहाँ पे जो कि मीर जाफ़र था, और मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाया था। मीर जाफ़र काफ़ी लालची व्यक्ति था और हमेशा यह सपने देखा करता था कि किस तरह वो बंगाल का नवाब बन जाए। तो मीर जाफ़र के बारे में यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। और इसके पहले अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ का शासक जो है सिराजुद्दौला हुआ करता था। तो मीर जाफ़र जो है प्लासी के युद्ध के बाद क्या बना, नवाब बना। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो प्लासी के युद्ध के बारे में, तो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को, अगर ध्यान रखने वाली बात है कि 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था। तो रॉबर्ट क्लाइव ने यहाँ पे मीर जाफ़र को लालच दिया बंगाल का नवाब बनाने के लिए, और यह अंग्रेज़ों के अधीन रहते हुए 1757 से लेकर के 1760 तक बंगाल का नवाब भी बना। और इसे बाद में हटा दिया गया था। और इसीलिए ध्यान रखेंगे कि मीर जाफ़र को देशद्रोही या गद्दार, या इसे भारतीय इतिहास में महान विश्वासघाती के रूप में जाना जाता है। तो भारतीय इतिहास में महान विश्वासघात किसके द्वारा किया गया, मीर जाफ़र के द्वारा।
अब प्रारंभ में मीर जाफ़र तो सिराजुद्दौला का सेनापति था और दिन रात हमेशा यह देखा करता था कि मैं किस तरह बंगाल का नवाब बन जाऊं, और ये रॉबर्ट क्लाइव के साथ जा कर के मिल जाता है लालच को देखते हुए। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं मीर जाफ़र के बारे में संक्षिप्त जानकारी हमने प्राप्त किया। आगे हम बढ़े और देखते हैं प्रश्न नंबर 7 की। तो प्रश्न नंबर 7 में सिंपल क्वेश्चन लिखा है कि भारत आने वाली यूरोपीय कंपनियों का सही क्रम निम्न में से कौन सा है। तो भारत आने यूरोपीय कंपनी की बात हो रही है, तो जिनमें से सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फ्रांसीसी आए, इस तरह से भारत आए। और सबसे पहले समुद्री मार्ग की खोज भी पुर्तगालियों के द्वारा ही किया गया। और यहाँ पे कुतुबनुमा उसको बोलते हैं, जो कि एक तरह से दिशा सूचक यंत्र होता है। तो यूरोप में कुतुबनुमा का आविष्कार हो जाने की वजह से यहाँ पे 1407 में एक पुर्तगाली व्यक्ति था जो कि नाविक था, बार्थोलोमो डियाज। तो बार्थोलोमोडियास जो है कि केप ऑफ गुड होप, जो कि एक उत्तमाशा द्वीप के नाम से भी जाना जाता है, उस रास्ते से होकर के भारत आने का यहाँ पे रास्ता निकाला गया। जिनमें से अगर हम ध्यान देने वाली बात यहाँ पे देख सकते हैं कि 17 मई 1498 को 1498 को ये वास्को डिगामा भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करते हुए भारत के कालीकट बंदरगाह में पहुंचता है और वहाँ पे जमोरी नाम के राजा उसका स्वागत करते हैं। तो पहले कौन आए? पुर्तगाली आए, फिर उसके बाद कौन आए? डच आए। तो डच के बारे में अगर हम बात करें तो लगभग 1596 के आसपास यहाँ पे एक डच बोल सकते हैं कि गवर्नर आया था और उसका नाम था कार्नेलिस डेस्टमान। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो पुर्तगालियों में कौन आया? वास्को डिगामा, जो कि भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की। डच में अगर हम बात करें तो उसका नाम था कार्नेलिस डहस्टमान, जो कि 1596 के आसपास आया और भारत आने वाला प्रथम नागरिक के रूप में जाना गया। भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक के रूप में अगर हम बात करेंगे तो कार्नेलिस डहस्टमान हो जाता है। अब इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे अंग्रेज आए। तो अंग्रेज़ों का इतिहास तो बहुत बड़ा रहा है, लेकिन अगर हम बात करें तो 1600 के आसपास अंग्रेज भारत आए। यानी कि बात करते 1600 1602 के बीच इन्होंने कई कंपनियां भी स्थापित की, जिनमें अगर हम देखते हैं तो लगभग 1608 में सर विलियम हॉकिंस जो कि भारत आया था। उस समय जहांगीर का शासनकाल था मुगल वंश में, और जहांगीर के दरबार में विलियम हॉकिंस आया था। तो विलियम हॉकिंस के बाद अगर हम बात करें तो कंपनी के प्रमाण पत्र लेने के लिए, कंपनी को स्थापित करने के लिए सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया था और कई दिनों तक यहाँ रहा है। तो सर टॉमस रो के बारे में देख सकते हैं। और सर टॉमस रो जो है मध्य प्रदेश के उज्जैन क्षेत्र में भी कभी काफ़ी दिनों तक यहाँ पे वो घूमा है। आगे बात करें, यहाँ पे देख रहे हैं कि जो कि पुर्तगालियों के बाद डच आए, अंग्रेज आए, फिर फ्रांसीसी यूरोपीय कंपनियों में देख सकते हैं। और फ्रांसीसी जो है लगभग 1664 ईस्वी के आसपास भारत आए। और उस समय जो पुर्तगाल में सॉरी, अगर उस समय हम बात करें फ्रांसीसी में जो शासन कर रहा था लुई सोलहवां था। और इन्होंने 1668 में अगर हम बात करें 1668 में फ्रांसीसी 1668 में जो है पहली फैक्ट्री सूरत में लगाते हैं। तो पहली फैक्ट्री सूरत में फ्रांसीसी द्वारा सूरत में लगाई जाती है। तो इस तरह भारत आने वाली यूरोपीय कंपनियों का हम क्रम देख सकते हैं। आगे देखें प्रश्न नंबर 8 की। तो यहाँ पर लिखा है पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम फैक्ट्री निम्न में से किस स्थल पर स्थापित की। तो पुर्तगालियों ने अगर हम बात करेंगे तो लगभग 1500 ईस्वी के आसपास कोचीन जो कि वर्तमान केरल में है, वहाँ पर अपनी प्रथम व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित की थी। जैसे कि अगर हम बात करें तो अंग्रेज द्वारा सर्वप्रथम 1608 में जो कि सूरत में स्थापित की गई थी, लेकिन समुद्र तट पर पहली बार अंग्रेजों द्वारा मसूलीपट्टनम में 1611 में एक व्यापारी कोठी स्थापित की गई थी। जबकि पुर्तगालियों द्वारा कहाँ की जा रही है? कोचीन, जो कि केरल में है। इसी तरह फ्रांसीसी के बारे में भी हमने बताया कि फ्रांसीसियों द्वारा 1668 में सूरत में अपनी पहली व्यापारी कोठी लगाई थी। तो देख सकते हैं यहाँ पर कि पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम फैक्ट्री किस स्थल पर लगाई थी? कोचीन में। जबकि अंग्रेजों के द्वारा प्रथम फैक्ट्री कहाँ लगाई गई? सूरत में, जो कि 1608 में। जबकि फ्रांसीसी द्वारा कब लगाई गई? 1668 में, वो भी कहाँ? सूरत में। चलें आगे बढ़ते हैं। एक अच्छा सा क्वेश्चन यहाँ पे 9वें नंबर में दिख रहा है कि पुरंदर की संधि शिवाजी एवं जय सिंह के मध्य निम्न में से किस वर्ष हुई थी।
तो पुरंदर की संधि के बारे में अगर हम बात करें तो यह हुआ था 1665 में। 11 जून 1665 की बात है। तो 11 जून 1665 को पुरंदर की संधि की गई, जो कि शिवाजी और मुगल सेनापति था, जो कि अगर हम बात करेंगे, जय सिंह एक राजपूत शासक थे, मुगल का साथ दे रहे थे। तो मुगल सेनापति जय सिंह के बीच हुआ। तो शिवाजी मराठा शासक और मुगल सेनापति जय सिंह के बीच यह संधि होती है। शिवाजी के अगर जन्म की बात करेंगे तो सिवनेर दुर्ग में हुआ था। तो देख सकते हैं यहाँ पे पुरंदर की संधि के बारे में। तो पुरंदर की संधि, विशेष बात यहाँ पे ध्यान रखना है, किसके किसके बीच हुई, शिवाजी और जय सिंह के बीच। कब हुई थी, 11 जून 1665 को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न में हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि आपको पूछा जा रहा है 10वां नंबर प्रश्न, शिवाजी के अष्टप्रधान में सबसे महत्वपूर्ण पद निम्न में से कौन सा था। तो शिवाजी के अष्टप्रधान में 8 महत्वपूर्ण पद थे, जो कि पूरी तरह से शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए यहाँ पे उन 8 लोगों की सहायता ली जाती थी। जिनमें से अगर हम बात करें, बहुत महत्वपूर्ण जो पद था वो पेशवा का पद था। और पेशवा का पद बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। और जो कि प्रधानमंत्री यानी राजा के बाद जो पद महत्वपूर्ण हुआ करता था, पेशवा का हुआ करता था। और राजा के बाद अगर हम तुलना करें तो प्रधानमंत्री के रूप में पेशवा को जाना गया, जो कि मंत्रियों का प्रधान हुआ करता था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इनमें और भी कुछ पद हुआ करते थे। जैसे हम बात करें शिवाजी के अष्टप्रधान में एक पद हुआ करता था जिसका नाम था अमात्य। तो अमात्य जो पद बहुत इंपॉर्टेंट है, अमात्य से भी क्वेश्चन आता है। अमात्य जो है उस समय का वित्त मंत्री हुआ करता था। तो अभी जो वित्त मंत्री का पद है फाइनेंस मिनिस्टर, उसमें फाइनेंस मिनिस्टर को अमात्य के रूप में जाना जाता था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक पेशवा के बाद अमात्य हुआ। अमात्य के बाद एक पद हुआ करता था जिसे मंत्री बोला जाता था। मंत्री जो है राजा के दैनिक कार्यों का ब्यौरा रखता था, लेखा जोखा रखता था, और उनको सहायता करता था उनके कामों को लेकर के। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो मंत्री को जो ब्यौरा रखता था उसे बकिया नवीस भी कहते थे। ये आपको ध्यान रखना है कि जो मंत्री का पद था शिवाजी के अष्टप्रधान में, उसका एक और नाम मिलता है, वो हम ध्यान रखेंगे, बकिया नवीस। तो बकिया नवीस एक पद हुआ करता था जो कि मंत्री के रूप में जाना गया। अब यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, लिखा हुआ है चिटनिस। चिटनिस जो पद था, एक बोल सकते हैं वर्तमान में जिस तरह सचिव होता है, सेक्रेटरी, तो सचिव जो है उस समय का चिटनिस था। इसके अलावा एक सुमंत हुआ करता था, सुमंत जो कि विदेश मंत्री, फॉरेन मिनिस्टर हुआ करता था। इसी तरह अगर हम बात करें तो एक पद सेनापति, जो उसकी सभी सेनाओं का एक सेनापति हुआ करता था, जो कि सेनाध्यक्ष के रूप में जाना गया, जिसको हम डिफेंस मिनिस्टर बोल सकते हैं। इसके अलावा धर्म काज के लिए अगर हम बात करें तो पंडित राव हुआ करता था, और एक पद हुआ करता था न्यायाधीश का। तो इस तरह से अष्टप्रधान के बारे में हम लोग देख सकते हैं, शिवाजी के अष्टप्रधानों को लेकर के। तो यहाँ पर हमने जाना शिवाजी के अष्टप्रधान को लेकर। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 11 की बात करें तो 11 में लिखा है, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना का प्रतिनिधित्व निम्न में से किसने किया था। अभी हमने इसके बारे में चर्चा किया था, पानीपत के युद्ध को लेकर के। और पानीपत के युद्ध, तृतीय युद्ध को हमने देखा था 14 जनवरी 1761 को मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। ठीक है, तो हमने देखा था कि 1761 हुआ था। और वहीं पे हमने बताया था कि सदाशिवराव भाऊ द्वारा मराठा सेना का नेतृत्व किया गया था। तो सदाशिवराव भाऊ के द्वारा मराठा सेना का नेतृत्व किया जाता है। तो हमने देखा यहाँ पे कि आपका जो प्रश्न नंबर 11 था, तो 11 के संबंध में हमने देखा कि पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना का प्रतिनिधित्व सदाशिवराव भाऊ के द्वारा किया जाता है। अब अगर हम बात करें थोड़ा सा यहाँ पे समझ लें, चूँकि पेशवा के संबंध में अभी हमने चर्चा किया था, तो अगर पूछा जाता है कि जो भी शिवाजी या मराठा साम्राज्य हुआ है उसमें पेशवा, तो पेशवाई बाद में शुरू होती, शुरू में तो रहता नहीं है। तो प्रथम पेशवा जो हुए थे वो यानी कि प्रधानमंत्री के रूप में जो काम किए थे, उनका नाम था बालाजी विश्वनाथ। तो मराठा साम्राज्य में प्रथम पेशवाई किसको प्राप्त हुई, बालाजी विश्वनाथ को। जबकि उसके बाद बाजीराव प्रथम आए, जो कि बाजीराव मस्तानी
आपने फिल्म भी देखी होगी, तो वही बाजीराव प्रथम है। और बाजीराव प्रथम के संबंध में इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि बाजीराव प्रथम की समाधि कहाँ है। तो खरगोन में है। खरगोन में एक जगह है रावेर खेड़ी, तो खरगोन के रावेर खेड़ी में बाजीराव प्रथम की समाधि है। उसके बाद बालाजी विश्वनाथ हुए। इस तरह लगभग 9 पेशवा हुए हैं। तो मराठा शासकों में लगभग 9 पेशवा हुए हैं। और यहाँ पे हमने देखा कि पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया, सदाशिव राव द्वारा किया गया था। प्रश्न नंबर 12 की ओर बढ़ें। अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल, कई बार एग्जाम में आया है। कलकत्ता शहर का संस्थापक निम्न में से किसे माना जाता है। तो कलकत्ता शहर का संस्थापक जाप चारनाक को माना जाता है। कई एग्जाम ये देखने को मिला है। तो देख सकते हैं कलकत्ता शहर का संस्थापक निम्न में से किसे माना जाता है, जवाब चारनाक को। अब इसी तरह कई बार पूछ देता है कि मुंबई शहर का संस्थापक कौन है। तो मुंबई शहर का जो संस्थापक है उसे बोला जाता है ओनाल्ड। ओनाल्ड जो है मुंबई का संस्थापक हुआ। इसी तरह अगर आपसे पूछे भोपाल का संस्थापक कौन हुआ, तो परमार वंश के एक शासक हुए राजा भोज, जिन्हें भोपाल का संस्थापक माना जाता है। अगर आपसे पूछ दे कि दिल्ली का संस्थापक कौन हुआ, तो दिल्ली के संस्थापक के बारे में ध्यान रखना है और नई दिल्ली के संस्थापक के बारे में ध्यान रखना है। दो अलग अलग तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं और दिल्ली का संस्थापक कई बार पूछा गया। तो जो दिल्ली का संस्थापक था वो था तोमर वंश का शासक अनंगपाल तोमर। तो अनंगपाल तोमर ने दिल्ली शहर को बसाया। जबकि नई दिल्ली बनाने का जो श्रेय जाता है वो एडविन लुटियंस को जाता है। तो एडविन लुटियंस हम लोग यहाँ पे ध्यान रखते हैं जिन्होंने नई दिल्ली का डिज़ाइन किया था। आगे हम बताएंगे कि जो कि दिल्ली दरबार आयोजित हुआ था और जॉर्ज पंचम आए थे। तो यहाँ पे राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की जाती है, तो देख सकते हैं। अब हम आगे चलें। यहाँ पर हमने देखा कि मुंबई का संस्थापक ओनाल्ड है, जबकि दिल्ली का संस्थापक अनंगपाल तोमर हो गया। और नई दिल्ली का संस्थापक अगर हम बात करेंगे, डिज़ाइनर बात करेंगे, तो एडविन लुटियंस हो गया। आगरा, तो आगरा का संस्थापक कौन हुआ, तो आगरा का संस्थापक हुआ था सिकंदर लोदी। ये भी इम्पोर्टेंट है कि आगरा को किसने बसाया, तो आगरा को बसाया था सिकंदर लोदी ने। इसी तरह अगर हम बात करें, जैसे जिसका पहले पाटलिपुत्र नाम था, वर्तमान में पटना है, तो पटना का संस्थापक उदयन को माना जाता है। जबकि इलाहाबाद, जो कि अगर हम देखते हैं तो इलाहाबाद का संस्थापक जो है अकबर है, जिसका वर्तमान में नाम प्रयागराज कर दिया गया है। तो इलाहाबाद का संस्थापक के रूप में देखेंगे तो हमारा हो जाता है अकबर। तो हमने जाना कलकत्ता शहर के संस्थापक के बारे में, जाप चारनाक। यहाँ आपको एक डी नंबर ऑप्शन दिख रहा होगा, फ्रांसिस्को द अल्मेडा। इसके बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा। फ्रांसिस्को द अल्मेडा जो है पहला पुर्तगाली गवर्नर था जो भारत में बनकर आया। तो भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन हुआ, फ्रांसिस्को द अल्मेडा। ये तो ठीक है, लेकिन इससे जो क्वेश्चन बनता है, पूछा जाता है ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी या शांत जल की नीति किसकी है, तो शांत जल की नीति है फ्रांसिस्को द अल्मेडा की। तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं, फ्रांसिस्को द अल्मेडा के बारे में। प्रश्न नंबर 13 की बात करें, वांडीवास का युद्ध जो कि 22 जनवरी 1760 को हुआ था। तो वांडीवास के युद्ध में निम्न में से कौन विजयी हुआ, तो वांडीवास के युद्ध में अंग्रेज विजयी हुआ था। और वांडीवास का युद्ध जो है अगर हम बात करें अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था, क्षेत्र विस्तार को लेकर के। तो 22 जनवरी 1760 को वांडीवास का प्रसिद्ध युद्ध हुआ, जिसमें ब्रिटिश सेना का नेतृत्व सेनापति सर आयर कूट कर रहे थे। तो यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं कि जो भी ब्रिटिश सेना थी उसका सेनापति कौन था, सर आयर कूट। जबकि फ्रांसीसी की तरफ से काउंट डी लाली कर रहे थे नेतृत्व। तो सर आयर कूट और काउंट डी लाली, इन दोनों के नेतृत्व में यहाँ पे वांडीवास का युद्ध 22 जनवरी 1760 को लड़ा गया। नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न नंबर 14 की। 14 में लिखा गया है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कंपनी के अधीन बंगाल का गवर्नर निम्न में से किसे बनाया गया। तो कंपनी के अधीन बंगाल का गवर्नर जो बना था वारेन हेस्टिंग्स था। यहाँ पे बंगाल का गवर्नर बनाया गया वारेन हेस्टिंग्स को। और पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को कंट्रोल करने के लिए एक ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया, जो कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कहलाया। और इस रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से कंपनी के कार्यों को अब कंट्रोल करेंगे
और नियंत्रित किया जाता है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि इसी के सुधार को लेकर के, जो कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, इसी को सुधार को लेकर के 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आता है। तो पिट्स इंडिया एक्ट कब आया? 1784 में, जो कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए लाया गया था। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये हो जाती है कि रेगुलेटिंग एक्ट हर प्रत्येक 20-20 वर्षों में आया। जैसे 1773 में आया, उसके बाद 1793 में आएगा, फिर 1813 में आएगा, फिर उसके बाद 1833 में आएगा, 1853 में आएगा, इस तरह से ये आते जाता है। तो प्रत्येक 20-20 वर्ष में कंपनी के कामों को देखने के लिए, रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे रेगुलेटिंग एक्ट लाया जाता रहा है। आगे हम लोग बढ़े, यहाँ पे देखते हैं प्रश्न नंबर 15 की बात करते हैं। तो प्रश्न नंबर 15 में लिखा है, भारत में नागरिक यानी सिविल सेवा बोल सकते हैं यहाँ पे, नागरिक सेवा का जनक निम्न में से किसे माना जाता है? तो सिविल सेवा का जनक के रूप में लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। और लॉर्ड कॉर्नवालिस बहुत ही महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल रहा है भारत के, अगर हम बात करें एक विकास को देखते हुए, विकास की दृष्टि से। तो भारत में नागरिक सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को, और इसने एक पद्धति बनाई थी स्थायी बंदोबस्त, जो कि जमींदार से ज़मीन से लेकर के है, स्थायी बंदोबस्त करवाया। फिर हम देख सकते हैं कि इन्होंने 1793 में एक कोड लाया था जिसका नाम था कॉर्नवालिस कोड। कॉर्नवालिस कोड बहुत इंपॉर्टेंट है, और कॉर्नवालिस कोड के माध्यम से शक्तियों का पृथक्करण किया जाना था, शक्तियों को अलग अलग करना था। यानी कि जैसे कि हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 50 में देखते हैं कि न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग किया गया है, उसी तरह यहाँ पे शक्तियों का विभाजन किया जाना था और शासन करने के अलग अलग क्षेत्र देखे गए थे। अब यह एक प्रश्न ये बनता है कि पुलिस सेवा का जन्मदाता कौन है? तो पुलिस सेवा का जन्मदाता भी लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। सिविल सेवा का जनक और पुलिस सेवा का जन्मदाता के रूप में लॉर्ड कॉर्नवालिस को जानते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस का अगर हम मकबरा की बात करें तो ये गाजीपुर उत्तर प्रदेश में, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा बनाया गया है, वो भी भारत में उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में। तो देख सकते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस जी के बारे में। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 16 की बात करें। लॉर्ड वेलेजली के द्वारा प्रारंभ की गई सहायक संधि। तो सहायक संधि पहले ध्यान रखना किसके द्वारा प्रारंभ की गई? लॉर्ड वेलेजली द्वारा। जैसे अभी ने बताया कि स्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा। और यहाँ पे लॉर्ड वेलेजली ने एक संधि लाई, सहायक संधि, जो कि बोल सकते हैं कि जो नवाब थे उन नवाब को अपने अधीनता स्वीकार करने के लिए मजबूर करना। तो सहायक संधि के तहत सर्वप्रथम सहायक संधि स्वीकार करने वाला राज्य निम्न में से कौन था? हैदराबाद था। तो हैदराबाद के निजाम ने सबसे पहले सहायक संधि को स्वीकार कर लिया, और सहायक संधि जो है 1798 से 1803 के आसपास प्रभावी रहा है। और अगर हम बात करते हैं तो सहायक संधि का जन्मदाता यानी कि व्यापक रूप से प्रयोग करने का जो श्रेय है लॉर्ड वेलेजली को कहा जा रहा है, लेकिन इसका सर्वप्रथम प्रयोग जो हमारे एग्जाम में पूछा जाता है तो फ्रांसीसी एक सेनापति था जिसका नाम था डुप्ले, यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो सहायक संधि का सर्वप्रथम प्रयोग कौन किया था? डुप्ले ने, लेकिन व्यापक रूप से किसने प्रयोग किया? लॉर्ड वेलेजली ने। इसलिए इसको सहायक संधि का जन्मदाता के रूप में जाना जा रहा है, और सहायक संधि पूरी तरह से व्यापक रूप में इसने बोल सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन जो क्षेत्र थे वहाँ पे ब्रिटिश क्षेत्रों में फैलाया था, और कई शासकों को इसके अधीन लाया, जिसमें से हैदराबाद का निजाम था जो कि सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य हो जाता है। अब यहाँ पे एक प्रश्न जरूर देखने को मिलता है कि वह कौन सा गवर्नर जनरल है जो स्वयं को बंगाल का शेर कहता था? तो स्वयं को बंगाल का शेर लॉर्ड वेलेजली अपने आप को कहता था। तो स्वयं को बंगाल का शेर कौन कहता था? लॉर्ड वेलेजली। प्रश्न नंबर 17 की ओर बढ़ें, और 17 में लिखा है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, लॉर्ड विलियम बेंटिक के संबंध में असत्य कथन है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में अगर हम बात करेंगे तो बहुत सारे ऐसे यहाँ पे उनके कार्य हुए हैं, जिनमें से कुछ यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं प्रश्नों के माध्यम से। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, असत्य बताना है यहाँ पे, ध्यान रखेंगे, सत्य नहीं असत्य बताना है। पहला तो इसने विधवाओं के सती होने को अवैध घोषित किया। बिल्कुल, विधवा जो जिनकी अगर पति की मृत्यु हो जाती थी और एक भयावह जो कि कुरीति फैली हुई थी,
जिसको बाद में लॉर्ड विलियम बेंटिक और राजा राम मोहन राय ने 1829 में एक कानून बना करके बंद करवाया था, तो अवैध घोषित किया था। इसके अलावा नर बलि प्रथा को भी प्रतिबंधित कराया था। बिल्कुल ये सत्य है, यहाँ पे हमको असत्य ढूंढना है। कलकत्ता में 1835 में मेडिकल कॉलेज की नींव रखी थी। अब ये डी नंबर जो है देखने को यहाँ पे मिल रहा है कि समाचार पत्रों से नियंत्रण हटाया, जिस कारण समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहलाया। ये लॉर्ड विलियम बेंटिक के संबंध में गलत है, क्योंकि समाचार पत्रों से नियंत्रण हटाने का श्रेय जाता है चार्ल्स मेटकाफ को। अब इसीलिए चार्ल्स मेटकाफ को कहा जाता है समाचार पत्रों का मुक्तिदाता। तो समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसको कहा जाता है? चार्ल्स मेटकाफ को। और लॉर्ड विलियम बेंटिक के संबंध में ये कथन यहाँ पे असत्य हो जाता है। प्रश्न नंबर 18 की ओर बात करें, और ये प्रश्न कई एग्जाम में कई दिनों से और कई बार पूछा जा चुका है। अगर यहाँ पे देखेंगे निम्न में से किस वर्ष मुंबई से थाने के बीच भारत में प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई? तो ये चलाई गई थी 16 अप्रैल 1853 को। तो 16 अप्रैल 1853 को 34 किलोमीटर, वो भी कितने किलोमीटर? मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर प्रथम बार यहाँ पे रेलगाड़ी चलाई गई। और इस समय जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी के समय पहली रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 को फेरी क्वीन इंजन के माध्यम से चलाया गया था। अब देख सकते हैं यहाँ पे कि वर्तमान में अगर हम बात करें तो 18 रेलवे जोन है, जिनमें से पहले 17 थे, 18वां जो कि जिसका अगर हम बात करें दक्षिण तटीय रेलवे नाम है। और दक्षिण तटीय रेलवे का जो मुख्यालय है वो विशाखापट्टनम में है। यानी कि अगर हम बात करें हेडक्वार्टर है विशाखापट्टनम, जैसे दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय हमारे मध्य प्रदेश के जबलपुर में है, इसीलिए दक्षिण तटीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? विशाखापट्टनम में। अब यहाँ पे एक प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम भारतीय रेल है। तो भारतीय रेल को भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम के रूप में जाना जाता है। चलते हैं आगे प्रश्न की बात करें। प्रश्न नंबर 19 की 19 में आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 19 में अगर हम देख रहे हैं तो लिखा है 1877 में कैसर ए हिंद की उपाधि देने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन निम्न में से किसके सम्मान में किया गया? तो महारानी विक्टोरिया के सम्मान में दिल्ली दरबार लगाया गया था। और इस समय गवर्नर जनरल की बात करें तो लिटन थे। क्या नाम था उनका? लिटन। तो गवर्नर जनरल जो था उसका नाम था लिटन। और लिटन के समय ही यहाँ पे प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन केसरी हिंद की उपाधि देने के लिए महारानी विक्टोरिया के सम्मान के लिए लगाया गया था। तो लॉर्ड लिटन के समय में प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ, देख सकते हैं यहाँ पे। अब अगर हम बात करें तो 2 बार दिल्ली दरबार का आयोजन हो चुका है। एक तो अभी हमने देखा 1877 में, एक हुआ था 1911 में, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ से कई बार एग्जाम में प्रश्न बने हैं। तो 1911 में दूसरा दिल्ली दरबार लगाया गया, और जिसमें अगर हम बात करेंगे तो जॉर्ज पंचम और उनकी बेहद खूबसूरत पत्नी, जो कि जिनका नाम विलियम मैरी था, वो भारत आए थे और भारत का यहाँ पे उन्होंने भ्रमण किया। और इसी समय एक निर्णय लिया गया कि अब कलकत्ता से राजधानी दिल्ली स्थानांतरित किया जाए। तो कलकत्ता से राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की गई। और इस समय गवर्नर जनरल जो था हार्डिंग था, लॉर्ड हार्डिंग। तो दोनों चीज़ें हम लोग ध्यान रख सकते हैं यहाँ पे कि जॉर्ज पंचम आए थे। और जॉर्ज पंचम मध्य प्रदेश के अगर हम बात करेंगे तो ये माधव राष्ट्रीय उद्यान में भी जा कर के घूमे थे, जहाँ पे जॉर्ज कैसल का किला भी इनके सम्मान में बनाया गया था। तो ध्यान रख सकते हैं यहाँ पे कि 1877 में कैसरे हिंद की उपाधि के लिए दिल्ली दरबार पहली बार लगाया गया। महारानी विक्टोरिया को यहाँ पे कैसरे हिंद की उपाधि देना था, जबकि महारानी विक्टोरिया भारत नहीं आई थी। दूसरा दिल्ली दरबार का जो आयोजन 1911 में हुआ, उसमें जॉर्ज पंचम और मैरी आए थे भारत, और इसी समय राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। और एडमिन लुटियंस को यह काम दिया गया कि वह दिल्ली को डिज़ाइन करे। तो देख सकते हैं यहाँ पे। आगे हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20 की ओर। और प्रश्न नंबर 20 में देखते हैं कि भारत में पहली जनगणना 1872 में निम्न में से किस गवर्नर जनरल के काल में हुई थी? तो भारत में पहली जो जनगणना हुई थी वो लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी, वो भी 1872 में, लेकिन ये नियमित नहीं थी। और 1872 में जो जनगणना हुई थी लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी, और पूरी तरह से नहीं हुई थी, व्यापक रूप से नहीं हुई थी। व्यापक रूप से अगर हम बात करें, नियमित रूप से जो जनगणना कराया जा रहा है 1881 से हो रहा है।
1881 से नियमित रूप से जनगणना हो रही है, जो कि प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना होती है। और अभी तक 15 बार 2011 तक की अगर हम बात करें तो 2011 तक 15 जनगणना हो चुकी, 15 बार जनगणना हो चुकी है। और आज़ाद भारत में अगर हम बात करेंगे जनगणना जो है सबसे पहले 1950, तो आज़ाद भारत में पहली जनगणना कब हुई? 1951 में। और जनगणना शुरू कब हुई? 1872 से। नियमित रूप से कब से हो रही है? 1881 से नियमित रूप से यह जनगणना कराया जा रहा है, जो कि गृह मंत्रालय के अधीन कराया जाता है। इसका जो कराने का श्रेय नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन को जाता है, NSSO। तो NSSO के द्वारा यह जनगणना कराई जाती है गृह मंत्रालय के अधीन। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे हमने 20 देख लिया। प्रश्न नंबर 21 की अगर हम बात करते हैं तो 21 में आपको देखने को मिल रहा होगा कि मेरा मूल्यांकन मेरे कार्यों से करना शब्दों से नहीं, है किस गवर्नर जनरल ने कहा था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे लॉर्ड रिपन को अगर हम बात करेंगे तो ये इनका समय जो रहा है 1880 से लेकर के 84 तक। तो 1880 से लेकर 84 तक का समय रहा है। और इन्होंने लोकल सेल्फ गवर्नेंस यानी कि स्थानीय स्वशासन के संदर्भ में बहुत सारी बातें की। और उन्होंने 1882 में कुछ नियम बना करके स्थानीय स्वशासन को लागू किया। इसीलिए इन्हें स्थानीय स्वशासन का जनक के रूप में जाना जाता है। तो स्थानीय स्वशासन का जनक कौन है? लॉर्ड रिपन को जाना जाता है। तो हमको यहाँ पे ध्यान रखना है कि लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में जानते हैं। चलते हैं आगे, प्रश्न बात करें प्रश्न नंबर 22 की। और 22 में देख रहे हैं कि भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना निम्न में से किस गवर्नर जनरल ने किया? तो भारतीय पुरातत्व विभाग यानी कि इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट की अगर हम बात करेंगे तो गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। लॉर्ड कर्जन के द्वारा तो किया गया, लेकिन अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक कौन है, तो भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक है अलेक्जेंडर कनिंघम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो किस गवर्नर जनरल ने किया? तो लॉर्ड कर्जन ने। लेकिन जनक किसको बोल रहे हैं? तो जनक के रूप में जाना जा रहा है अलेक्जेंडर कनिंघम को। और 1861 में इसकी स्थापना दिल्ली में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर भी अभी भी दिल्ली में है। तो 1861 में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना दिल्ली में की गई। अब लॉर्ड कर्जन के बारे में अगर हम बात करें तो लॉर्ड कर्जन के संबंध में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। लॉर्ड कर्जन के संबंध में यह क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे पहली बात कि विश्वविद्यालय आयोग का गठन किसके द्वारा किया गया? तो विश्वविद्यालय आयोग का गठन 1902 में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था सर टॉमस रैले। सर टॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया। इसके अलावा इन्होंने मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग भी बनाया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। डफरिन के बारे में देख सकते हैं, इसके समय में बात करेंगे तो 28 दिसंबर 1885 को जो है कांग्रेस की स्थापना होगी, जिसको आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा मूल्यांकन मेरे कार्यों से करना शब्दों से नहीं, किसका कथन है? लॉर्ड रिपन का है। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक भी बोला जा रहा है, यह हम लोग देख सकते हैं। आगे लॉर्ड कर्जन के बारे में हमने देखा। विश्वविद्यालय आयोग जिसकी अध्यक्षता लॉर्ड रैले ने किया था, टॉमस लॉर्ड रैले के द्वारा किया गया था 1902 में। और जबकि एक अकाल आयोग इसके द्वारा बनाया गया था अकाल से निपटने के लिए, उसकी अध्यक्षता मैकडोनाल्ड के द्वारा किया गया था। प्रश्न नंबर 23 में आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 23 की बात करें तो निम्न में से किस विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में किया है? तो अपने उपन्यास आनंद मठ में अगर हम बात करेंगे सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया है। और सन्यासी विद्रोह जो है बात करेंगे तो मुख्यतः बंगाल और उस समय बिहार, तो हालांकि बंगाल में ही आता था, तो बंगाल और बिहार के जो क्षेत्र रहे हैं वहाँ पे सन्यासी विद्रोह चला था, जिसका नेतृत्व अगर पूछा जाता है कई बार कि सन्यासी विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन था, तो केना सरकार और द्विज नारायण, दो व्यक्ति का नाम आता है। तो सन्यासी विद्रोह का जो उल्लेख है आनंद मठ में तो मिलता ही है। इसके अलावा ध्यान रख सकते हैं कि केना सरकार और द्विज नारायण को इसका नेतृत्वकर्ता माना जाता है, जो कि लगभग 1763 से लेकर के 1800 ईस्वी के आसपास यह विद्रोह चला था बंगाल और बिहार में। इसी तरह अगर हम देखते हैं तो एक यहाँ पे लिखा है संथाल विद्रोह।
तो संथाल विद्रोह भी बंगाल और बिहार में काफ़ी प्रभावी रहा है। इसी तरह खासी विद्रोह की बात करते हैं तो ये खासी विद्रोह का जो नेतृत्व करता रहा तीरथ सिंह, एग्जाम में पूछा जाता है खासी विद्रोह का नेतृत्व करता कौन सा, तीरथ सिंह था। जबकि यहाँ पे हमने देखा सन्यासी विद्रोह का नेतृत्व करता कौन था, केना सरकार और द्विज नारायण। और यहाँ पे एक आपको देखने को मिल रहा होगा पागलपंथी विद्रोह। तो पागलपंथी विद्रोह जो है 1760-70 के दशक में ये चला, जो कि बंगाल में काफ़ी प्रभावी रहा। और यहाँ पे इसका जो नेतृत्व करता रहा है टीपू, वो टीपू सुल्तान नहीं है, हैदर अली का पुत्र, यहाँ पे ध्यान रखेंगे टीपू नाम था इसका। तो पागलपंथी विद्रोह का यहाँ पे नेतृत्वकर्ता के रूप में ध्यान रख सकते हैं। अब ध्यान रखना है कि आनंद मठ के बारे में बात हुई है, तो आनंद मठ के बारे में अगर हम चर्चा करते हैं यहाँ पे, तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, जो कि अगर हम बात करेंगे वंदे मातरम जो है कि आनंद मठ से लिया गया। अब वंदे मातरम की अगर हम बात करते हैं तो वंदे मातरम 65 सेकंड में इसको कंप्लीट करना होता है, यानी 1 मिनट 5 सेकंड में। तो 23 नंबर प्रश्न में हमने देखा सन्यासी विद्रोह के बारे में, जिसका नेतृत्व करता केना सरकार और द्विज नारायण है, और इसका उल्लेख आनंद मठ में देखने को मिल रहा है। प्रश्न नंबर 24 की ओर आ जाते हैं, और ये एक प्रश्न है 1857 की क्रांति को लेकर के। तो 1857 की क्रांति को निम्न में से किसने जन क्रांति कहा है? देखिए 1857 की क्रांति बहुत बड़ी क्रांति रही है, और इसको कई इतिहासकारों ने अपने अपने अलग बोल सकते हैं कि संज्ञा दी है, अलग अलग नामों से इसको बताया है कि उसके कार्यों को समालोचना करने के बाद। तो जिसमें से डॉक्टर रामविलास शर्मा जी हैं, उन्होंने इसको जन क्रांति कहा है। और डॉक्टर रामविलास शर्मा जी के बारे में आपको ध्यान रखना है कि जो कि 1857 की क्रांति को एक जन क्रांति के रूप में यहाँ पे एक संज्ञा दे रहे हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे प्रश्न नंबर हमने 24 की बात कर ली। और अगर हम देखते हैं कि 1857 के संबंध में थोड़ा सा, कि जन क्रांति तो रामविलास शर्मा जी ने कहा, इसके अलावा एक संज्ञा जो है होम्स लॉरेंस द्वारा दिया जाता है कि सैनिक विद्रोह। तो सैनिक विद्रोह किसने कहा है? होम्स लॉरेंस द्वारा। जबकि सभ्यता एवं बर्बरता के बीच संघर्ष जो है टी.आर. होम्स ने कहा है। तो सभ्यता एवं बर्बरता के बीच का संघर्ष किसके द्वारा कहा गया? टी.आर. होम्स द्वारा। अब एक व्यक्ति का नाम सुना होगा आप लोगों ने, बेंजामिन डिजाइलिन। बेंजामिन डिजाइलिन बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी रहे हैं। राष्ट्रीय विद्रोह के नाम से इन्होंने 1857 की क्रांति को कहा है। तो राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा है? बेंजामिन डिजाइलिन द्वारा। जबकि राष्ट्रीय विप्लव जो कि एग्जाम में आया है कि 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विप्लव किसने कहा? तो राष्ट्रीय विप्लव कहा गया डॉक्टर ताराचंद के द्वारा। तो इस तरह हम लोग ध्यान रख सकते हैं यहाँ पे 1857 की क्रांति को लेकर। फिर से 25वां प्रश्न 1857 की क्रांति से जुड़ा हुआ है कि लखनऊ से विद्रोह का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था? तो लखनऊ से किया था बेगम हजरत महल ने। तो लखनऊ से किया गया था बेगम हजरत महल द्वारा। और यहाँ पे नेतृत्व अगर हम बात करते हैं तो बेगम हजरत महल ने किया था, और इसका जो दमन है कैंपबेल, ब्रिटिश सेनापति कैंपबेल था। तो कैंपबेल के द्वारा इसको दबा दिया गया था, बेगम हजरत महल के द्वारा किए गए जो विद्रोह था। इसी तरह अगर हम बात करें तो कानपुर से नाना साहब ने किया था, वहाँ भी कैंपबेल ने उस विद्रोह को दबाया। और अगर हम बात करें दिल्ली में बहादुर शाह जफर द्वितीय कर रहा था, जिसको निकलसन द्वारा कुचल दिया गया था, और बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया गया था, और रंगून में उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इलाहाबाद में जो अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है, इलाहाबाद से किया गया था लियाकत अली द्वारा। यहाँ पे हमको ध्यान रखना है, लियाकत अली का नाम ध्यान रखना है, इलाहाबाद से इन्होंने नेतृत्व किया था। और यहाँ पे कर्नल नील थे, और कर्नल नील ने इस नेतृत्व को समाप्त कर दिया था। जबकि रानी लक्ष्मीबाई जी के बारे में पूछा जाता है, तो रानी लक्ष्मीबाई जी ने अगर हम बात करें तो कानपुर और ग्वालियर से नेतृत्व किए थे। और कानपुर ग्वालियर से नेतृत्व जब करे थे तो यहाँ पे ह्यूरोज नाम का एक बोल सकते हैं अंग्रेज सेनापति था, जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को पराजित किया था। तो देख सकते हैं, जबकि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नाम से प्रसिद्ध, जिनका एक सहायिका रही झलकारी बाई। तो 1857 की क्रांति में लखनऊ से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बेगम हजरत महल, जिसको कैंपबेल ने दबा दिया था, कैंपबेल ने समाप्त कर दिया गया था। इसके ध्यान में हम देख सकते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करें तो प्रश्न ही है उसी से लेकर के 26 को, जिसको हमने अभी डिस्कस किया, और लिखा है 1857 की क्रांति को इलाहाबाद में दबाने वाले ब्रिटिश नायक कौन थे? अभी हमने बताया कर्नल नील थे।
तो इलाहाबाद में जो है लियाकत अली नेतृत्व कर रहे थे। तो इलाहाबाद में लियाकत अली नेतृत्व कर रहे थे और कर्नल नील द्वारा इस क्रांति को क्या कर दिया गया, दबा दिया गया। ठीक है। जबकि हीरोज ने यहाँ पे जो कि बोल सकते हैं कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी, कानपुर और ग्वालियर से नेतृत्व कर रही थी, तो वहाँ किया गया। कैंपबेल के बारे में भी हमने देखा कि जो कि बेगम हजरत महल और नाना साहब के जो विद्रोह थे उनको दबाया। निकलसन ने जो कि बहादुर शाह जफर के जो नेतृत्व दिल्ली के जनता का कर रही थी वहाँ के द्वारा दबाया गया। तो देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 27 की अगर हम बात करते हैं तो 27 में आते हैं और देखते हैं 27 के संबंध में। और 27 में आपको देखने को मिलेगा तो 1857 की क्रांति का प्रारंभ 10 मई 1857 को निम्न में से किस स्थल से हुआ था। तो 10 मई को जो हुआ था वो मेरठ से हुआ था। तो देख सकते हैं यहाँ पे कि जो 1857 क्रांति का प्रारंभ मेरठ से हो रहा है। जबकि अगर हम मध्य प्रदेश के बारे में बात करेंगे तो मध्य प्रदेश के नीमच से हुआ था, वो भी 3 जून 1857 को, ये भी ध्यान रखना है। मई के बाद जून आएगा, तो 3 जून 1857 को नीमच छावनी से किया गया था। ये हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं मध्य प्रदेश में। जबकि 10 मई को कहाँ से हो रहा है, भारत में, वो भी मेरठ से। तो इस तरह देख सकते हैं। उसके बाद फिर मंदसौर ग्वालियर वगैरह में धीरे धीरे ये विद्रोह फैलने लगा। तो देख सकते हैं 1857 की क्रांति के बारे में। प्रश्न नंबर 28 की ओर बढ़ें। और प्रश्न नंबर 28 में है, निम्न में से कौन सा आंदोलन केरल के मालाबार तट से संबंधित है। तो केरल के मालाबार तट से संबंधित है मोपला विद्रोह। मोपला एक बोल सकते हैं कि मुसलमान हुआ करते थे। तो मोपला विद्रोह जो है 1921 में प्रारंभ हुआ था। और इसी समय अगर हम बात करेंगे तो ये जो क्षेत्र है मालाबार, यानी जो केरल के आसपास का क्षेत्र है, वहाँ से ये विद्रोह प्रारंभ हुआ था मुसलमानों के द्वारा। यहाँ पे अगर हम ध्यान रखेंगे कि एक प्रश्न में जो ऑप्शन नील आंदोलन के बारे में दिया गया बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बारे में थोड़ा हम डिस्कस करना चाहेंगे कि बंगाल के किसानों द्वारा नील खेती के विरोध में, क्योंकि अंग्रेज़ों के द्वारा अन्य कृषि को छोड़ करके नील की कृषि ज़्यादा कराई जाती थी। और उस पर इनको ध्यान रखेंगे कि कम मात्रा में टैक्स और कर भी आरोपित करते थे। और यहाँ पे उनको बोल सकते हैं कि नील का खेती करा करके पूरी तरह से नील की खेती अंग्रेज़ों द्वारा ले लिया जाता था। तो 1859 की बात है, अगर हम बात करें 1859 की बात है। यहाँ पे एक नील विद्रोह हो जाता है किसानों के द्वारा। और नील विद्रोह में जो नेतृत्व करता रहे वो पूछा जाता है। दो भाई रहे हैं, एक दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। तो दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के द्वारा नील आंदोलन किया गया, नील विद्रोह हुआ था। और इसी पर आधारित दीनबंधु मित्र द्वारा एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम है नील दर्पण, जो कि हमारे एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नील दर्पण के लेखक कौन है। तो नील दर्पण के लेखक हैं दीनबंधु मित्र। तो नील दर्पण के बारे में हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको दिख रहा होगा पवाना विद्रोह। तो पवाना विद्रोह की अगर हम बात करेंगे तो यह भी जो है बंगाल से प्रारंभ हुआ था, जिसका नेतृत्व सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, पवाना विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा किया गया। चलते हैं प्रश्न नंबर 29 में आ जाते हैं। 29 की बात करें और 29 के संबंध में हम लोग जानते हैं क्या क्या आपको यहाँ पे और भी जानकारी हो सकती है। तो निम्न में से किस आंदोलन का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा जो किया गया नेतृत्व बारदोली था, बारदोली सत्याग्रह का। और बारदोली के महिलाओं द्वारा ही यहाँ पे इनको सरदार की उपाधि भी दी गई थी। तो बारदोली के महिलाओं द्वारा सरदार की उपाधि दी गई। कई बार पूछा जाता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसके द्वारा दी गई, बारदोली की महिलाओं द्वारा। जैसे अभी हमने देखा था शुरू में प्रश्न एक है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि कौन दिया था, अकबर द्वितीय ने दिया था। इसी तरह यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसके द्वारा दी जा रही है, बारदोली महिलाओं के द्वारा। बारदोली की महिलाएं थी उनके द्वारा दिया जा रहा है। अगर यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहली बात कि थोड़ा सा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लगभग 562 रियासतों का एकीकरण किया। इनकी तुलना जर्मनी के बिस्मार्क से की जाती है। इसलिए भारत का बिस्मार्क कई बार पूछा जाता है कि भारत का बिस्मार्क किसको कहा गया है। तो भारत का बिस्मार्क कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और इन्हीं के अगर हम बात करें सरदार वल्लभ भाई पटेल के सम्मान में
स्टेचू ऑफ यूनिटी का निर्माण कराया गया है। सरदार सरोवर जो परियोजना है उसके निकट नर्मदा नदी के किनारे, वो भी गुजरात के केवड़िया में साधु बेट में। तो देख सकते हैं जो कि लगभग 182 मीटर ऊंचा है और विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। तो स्टेचू ऑफ यूनिटी का जो अगर हम बात करें निर्माण 2013 में, वो भी 2013 में इनके जो 31 अक्टूबर को जो जन्म सती पर जो है कि प्रारंभ हुआ था, और इसका उद्घाटन 2018 में 31 अक्टूबर को किया गया। तो 31 अक्टूबर 2018 को नरेंद्र मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया स्टेचू ऑफ यूनिटी का, जिसका निर्माण करता श्रेय जो है रामजी सुतार को जाता है। तो रामजी सुतार के बारे में आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है और शायद रेलवे में ये पूछा भी जा चुका है। तो रामजी सुतार जो है स्टेचू ऑफ यूनिटी के बोल सकते हैं निर्माण करता हुए हैं। और स्टेचू ऑफ यूनिटी कहाँ है? साधु बेट। साधु बेट जो एक जगह है गुजरात में है, नर्मदा नदी के तट पर। तो हमने यहाँ पे देख लिया सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में। यहाँ पे हम देखेंगे चंपारण सत्याग्रह जो लिखा गया है। तो चंपारण जो है एक जगह है बिहार में, और यह सत्याग्रह 1917 में किया गया था। 1917 में इस जो सत्याग्रह का नेतृत्व गांधी जी के द्वारा किया गया था, और गांधी जी के द्वारा किया गया पहला सत्याग्रह था, जिसमें राजकुमार शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद और महादेव नामक जो व्यक्ति थे, महादेव देसाई थे, उनके द्वारा यह नेतृत्व किया गया था, उन साथ दिए थे गांधी जी का। तो गांधी जी के द्वारा किया गया पहला भारत में सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह था, जो कि कब हुआ? 1917 में। क्योंकि 1915 में गांधी जी लौटकर भारत आए 9 या 10 जनवरी के आसपास, इसीलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस भी इनके सम्मान में मनाते हैं। 1917 में इन्होंने पहला अपना सत्याग्रह किया। और आगे ये हमारा प्रश्न ही है, अगर ध्यान रखेंगे कि चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी के सहयोगियों में निम्न में से कौन शामिल नहीं था? तो अभी हमने बताया कि राजकुमार शुक्ल थे, महादेव देसाई इन्हीं के अनुग्रह में तो गए थे, और राजेंद्र प्रसाद थे। और यहाँ पे जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है, उनका संबंध बारदोली सत्याग्रह से है। तो देख सकते हैं चंपारण जो कि बिहार में आता है। एक यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा खेड़ा सत्याग्रह। तो खेड़ा सत्याग्रह के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो यह तो अगर हम बात करेंगे तो 1918 में हुआ था। खेड़ा खेड़ा एक जगह है जो कि गुजरात में है, और एक तरह से किसान आंदोलन था। इसका भी अगर हम बात करें नेतृत्व गांधी जी के द्वारा किया गया था, खेड़ा जो कि गुजरात में है। तो देख सकते हैं 1917 में पहला, फिर 1918 में, इस तरह सत्याग्रह धीरे धीरे गांधी जी के होने लगे। तो हमने देखा पावना के बारे में हमने इसके पहले डिस्कस भी किया था, और हमने बताया कि सूर्यनाथ बनर्जी ने इसका नेतृत्व किया था। चलते हैं प्रश्न नंबर 30 हमने देख लिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसमें हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31 में आते हैं, 31 की बात करते हैं। और 31 में लिखा है आपका प्रश्न, अच्छा प्रश्न है जो कि कई बार रिपीटेड है हमारे एग्जाम में। ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो की गई थी अगर हम बात करेंगे तो 1828 में की गई थी। और 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक और राजा राम मोहन दोनों के प्रयासों से सती प्रथा का भी अंत हो गया था, ये हमने देखा था। और ब्रह्म समाज को पहले ब्रह्म सभा के नाम से जाना गया, बाद में यह ब्रह्म समाज में कन्वर्ट हो गया। और अगर हम यहाँ पे बात करें राजा राम मोहन राय जी के बारे में, पहले भी हमने चर्चा किया है। और इन्होंने 1815 में एक सभा बनाई थी, उसका नाम था आत्मीय सभा। तो आत्मीय सभा भी हम लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो आत्मीय सभा किसके द्वारा स्थापित की गई? राजा राम मोहन राय द्वारा। ब्रह्म सभा या ब्रह्म समाज किसके द्वारा स्थापित किया गया? 1828 में राजा राम मोहन राय द्वारा। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि कौन दिया? अकबर द्वितीय ने दिया था। और हमने बात की कि इनकी मृत्यु कहाँ हो जाती है? ब्रिस्टल में, जिसको अकबर द्वितीय ने वहाँ पे भेजा था। और हमने राजा राम मोहन राय जी के बारे में जाना कि इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत के रूप में जाना जाता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 32 की बात करते हैं। और 32 में एक बिल्कुल साधारण सा प्रश्न पूछा गया है कि आर्य समाज के संस्थापक निम्न में से कौन थे? तो आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती को माना जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो आर्य समाज के संस्थापक कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती। लेकिन अगर हमसे ये सन पूछ देगा तो थोड़ा सा कठिन प्रश्न बन जाएगा। तो इसकी जो स्थापना है 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा बम्बई में की गई थी आर्य समाज की। तो आर्य समाज के संस्थापक किसको माना गया? स्वामी दयानंद सरस्वती को माना गया है। आगे हम बात करें तो हमारा यहाँ पे प्रश्न बनता है 33 नंबर, और 33 नंबर प्रश्न पूछा गया है
कौन सा पारसी सुधार आंदोलन है? तो पारसियों से संबंधित सुधार आंदोलन है, या पारसी के लोग ज़्यादा जुड़े हुए थे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है देवबंद स्कूल, रहनुमाए मजदायसन। तो हमारा आंसर हो जाता है रहनुमाए मजदायसन। और रहनुमाए मजदायसन अगर हम बात करेंगे तो 1851 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया था। तो यहाँ पे हमारा ये जो व्यक्ति काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि रहनुमाए मजदायसन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? दादा भाई नौरोजी के द्वारा, वो भी कब? 1851। आगे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे देखते हैं कि देवबंद स्कूल के बारे में थोड़ा सा, तो देवबंद स्कूल के बारे में अगर हम चर्चा करें तो मोहम्मद कासिम और रशीद अहमद के द्वारा उत्तर प्रदेश में देवबंद स्कूल का प्रारंभ किया गया था। जबकि जो हमारा यहाँ पे देखने को मिल रहा है अहमदिया आंदोलन पूछा जाता है, गुलाम अहमद द्वारा 1889 में इसका प्रारंभ किया गया। तो अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ कौन किया था? गुलाम अहमद। जबकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है अलीगढ़ आंदोलन को लेकर के। तो अलीगढ़ आंदोलन से जुड़े हुए व्यक्ति का नाम सर सैयद अहमद खां है। और अलीगढ़ आंदोलन से जुड़े हुए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी अगर हम बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में, जिसका स्थापना 1875 में सर सैयद अहमद खां के द्वारा किया गया था। तो AMU के नाम से प्रसिद्ध अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खां से संबंधित है। प्रश्न नंबर 34 में आते हैं, 34 की बात करते हैं। और 34 में आपको देखने को मिल रहा होगा ये भारत में पत्र और समाचार पत्र पत्रिकाओं से संबंधित है। तो भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट निम्न में से किस भाषा में निकाला गया? तो अंग्रेजी भाषा। प्रारंभ में सभी पत्र पत्रिकाएं समाचार अंग्रेजी भाषा में हुआ करता था, और बंगाल गजट जो भी अंग्रेजी भाषा में था, जिसके प्रकाशक पूछा जाता है तो जेम्स ऑगस्टन हिक्की को इसका प्रकाशक माना जाता है, संपादक। तो संपादक जो थे जेम्स ऑगस्टन हिक्की थे, और ये साप्ताहिक था जो कि कोलकाता से प्रकाशित होता था। तो लगभग 1779-80 के आसपास जेम्स ऑगस्टन हिक्की के नेतृत्व में बंगाल गजट का यहाँ पे प्रकाशन किया जाता रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो एक आपने सुना होगा संवाद कौमुदी के बारे में। संवाद कौमुदी कई बार पूछा जाता है कि संवाद कौमुदी का जो पत्रिका थी, साप्ताहिक पत्रिका रही, उसका संपादक कौन था? तो यहाँ पे बात करेंगे राजा राम मोहन राय रहे हैं। तो संवाद कौमुदी भी आपको ध्यान रखना है, संवाद कौमुदी के संपादक कौन रहे हैं? राजा राम मोहन राय। जबकि प्रिंटिंग प्रेस जो है भारत में किसके द्वारा लाया गया? पुर्तगालियों के द्वारा। वो भी प्रथम प्रिंटिंग प्रेस का जो क्षेत्र स्थापित किया गया था 1684 में बंगाल में। तो प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगालियों की देन है। प्रिंटिंग प्रेस किसकी देन है? पुर्तगालियों की। तो भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट किस भाषा में निकाला गया? अंग्रेजी में। संवाद कौमुदी के संपादक कौन रहे? राजा राम मोहन राय रहे। वो भी साप्ताहिक रहा, अंग्रेजी भाषा में वो भी रहा है। फिर आगे चलते हैं। महात्मा गांधी निम्न में से किस समाचार पत्र के संस्थापक थे? तो महात्मा गांधी ने यंग इंडिया समाचार पत्र जो कि साप्ताहिक रहा है और अंग्रेजी भाषा में ये भी निकलता था, 1919 से इसका प्रकाशन होता रहा है यंग इंडिया का। इसके अलावा अगर हम बात करें तो महात्मा गांधी ने एक महत्वपूर्ण पत्रिका जिसका संपादन करते थे 1933 से, हरिजन था। तो हरिजन भी महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ है। यंग इंडिया, हरिजन देख सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपको ये उद्दंत मार्तंड दिख रहा होगा, जिसका प्रकाशन 1826 से कोलकाता से ही हो रहा था, और ये हिंदी भाषा का है। तो हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन है? उद्दंत मार्तंड है, जिसका अगर हम बात करेंगे संपादन जुगल किशोर शुक्ल जी करते थे। तो जुगल किशोर शुक्ल जी द्वारा उद्दंत मार्तंड का प्रकाशन किया जाता रहा, 1826 से हुआ था। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र है। ओवरऑल पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था, जो कि अंग्रेजी भाषा में हालांकि था, लेकिन हिंदी भाषा का पहला जो था उद्दंड मार्तंड रहा है। तो देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक आपको अमृत बाजार पत्रिका दिख रहा होगा, दो भाइयों द्वारा, जो कि शिशिर घोष और मोतीलाल घोष द्वारा इसका प्रकाशन किया जाता रहा है। और ये प्रारंभ में बांग्ला भाषा में था, लेकिन जब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया तो उसके बाद से ये रातों रात अपने आप को अंग्रेजी में कन्वर्ट कर लेता है। तो अमृत बाजार पत्रिका बांग्ला भाषा में शुरू होता था, दो भाई शिशिर घोष और मोतीलाल घोष द्वारा किया गया। जबकि यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपको दिख रहा होगा हिंदुस्तान, ये भी महत्वपूर्ण है। और हिंदुस्तान समाचार पत्र 1932 से प्रारंभ हो रहा है, और इसका उद्घाटन गांधी जी के द्वारा किया गया था। तो हमने देखा
प्रश्न नंबर 35 के माध्यम से बहुत सारी जानकारी जो हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, जिसको हमने समझा। यंग इंडिया का संपादक गांधी जी द्वारा, हरिजन का संपादन गांधी जी द्वारा, उद्दंड मार्तंड जो है जुगल किशोर शुक्ल जी द्वारा, और अमृत बाजार पत्रिका जो शिशिर घोष और मोतीलाल घोष द्वारा, ये हम लोग देख सकते हैं। आगे प्रश्न नंबर 36 की बात करें, फिर से एक पत्रिका के बारे में, समाचार पत्र के बारे में दिया गया है। सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र के संपादक निम्न में से कौन थे? तो सोम प्रकाश का जो संपादन करते थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर करते थे, और ये 1865 में पहले इलाहाबाद से प्रकाशित होता था। वर्तमान में सोम प्रकाश जो है लखनऊ से प्रकाशित होता है, देख सकते हैं, जो कि अंग्रेजी भाषा का है। तो अंग्रेजी भाषा में ये प्रकाशित होता रहा है। अंग्रेजी भाषा का एक प्रकार का यहाँ पे देख सकते हैं ये पत्र रहा है सोम प्रकाश, जिसका संपादन कौन किया है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया है। चलते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 37 की। 37 में लिखा है कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसको? मैग्ना कार्टा एक तरह का अधिकार पत्र होता है। तो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसको कहते हैं? वुड का घोषणा पत्र आया था। वुड जो कि चार्ल्स वुड के नाम से प्रसिद्ध हुए। चार्ल्स वुड ने क्या हुआ था कि लॉर्ड डलहौजी को एक पत्र लिखा था, और उस पत्र में उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार को लेकर के और महिलाओं की शिक्षा पर जोर देने के लिए बात की थी, जिसे 1854 में लिखा गया था। उसी को वुड का घोषणा पत्र कहते हैं, और इसी पत्र को कहा गया है भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा एक तरह से मैं बताया कि अधिकार पत्र है। जिस तरह भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भाग 3 को कहा जाता है, जिसमें फंडामेंटल राइट के बारे में चर्चा की गई है। तो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है? वुड का घोषणा पत्र को कहा जाता है। इसके अलावा ये सभी चीज़ें हैं। आगे प्रश्न नंबर 38 की ओर बढ़ते हैं, और 38 में अगर हम बात करें तो 38 में एक लिखा गया है, वर्धा शिक्षा योजना का संबंध निम्न में से किससे है? तो वर्धा शिक्षा योजना का संबंध है महात्मा गांधी जी से जुड़ा हुआ मामला, और इसे बोला जाता है बुनियादी तालीम या नई तालीम, या इसको बेसिक एजुकेशन यानी बेसिक शिक्षा के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखेंगे, कई नामों से जाना जा रहा है वर्धा शिक्षा योजना को। तो वर्धा शिक्षा योजना को बुनियादी तालीम या नई तालीम या बेसिक शिक्षा के रूप में जाना जा रहा है। और इसके संबंध में अगर हम बात करें तो 23 अक्टूबर 1937 को एक अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन वर्धा में हुआ था, जो कि वर्धा आपका महाराष्ट्र में आता है, नागपुर में, जो कि महाराष्ट्र में हुआ था। और इसी में वर्धा शिक्षा, इसीलिए इसको वर्धा शिक्षा सम्मेलन कहा जा रहा है। तो यहाँ पे वर्धा शिक्षा योजना का संबंध किससे हो जाता है? महात्मा गांधी जी से हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, नए प्रश्न की ओर चलें और देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी श्रीमती एनी बेसेंट। तो अगर हम बात करते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो 28 दिसंबर 1885 को की गई थी। 1885 की बात है। तो 1885 को 28 दिसंबर 1885 को किसके द्वारा? ए यो ह्यूम के द्वारा। और ए यो ह्यूम जो कि एक ब्रिटिश व्यक्ति थे, और इनको हर्मिट ऑफ शिमला भी कहा गया है। अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है कि हर्मिट ऑफ शिमला किसको कहा गया है? तो हर्मिट ऑफ शिमला अगर हम बात करेंगे तो जो कांग्रेस के इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो कि स्वतंत्रता संगठन था, उसकी स्थापना करने से श्रेय जाता है, और हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे। अब हम बात करें कि प्रथम जो है अध्यक्षता कांग्रेस की किसने किया था? तो WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी द्वारा पहली बार अध्यक्षता की गई थी 1885 में, और पहला सम्मेलन बम्बई में हुआ था, जिसमें 72 लोगों ने भाग लिया था। तो प्रथम सम्मेलन में कांग्रेस के 72 लोगों ने भाग लिया था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो प्रथम जो ब्रिटिश अध्यक्ष जो था उसका नाम था जॉर्ज यूले। तो प्रथम ब्रिटिश कांग्रेस का अध्यक्षता किसने किया? जॉर्ज यूले द्वारा किया गया, जो कि 1888 में, जो कि इलाहाबाद में हुआ था, वहाँ पे इन्होंने उसकी अध्यक्षता की थी जॉर्ज यूले द्वारा। और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष पूछा जाता है कई बार, तो सर सैयद बदरुद्दीन तैयब जी हैं, जो कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष हुए हैं। इसके अलावा सबसे कम उम्र में जो कांग्रेस की अध्यक्षता की थी उनका नाम अबुल कलाम आज़ाद था, जो कि शिक्षा मंत्री भी रहे हैं। तो अबुल कलाम आज़ाद के बारे में देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 40 जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से ही जुड़ा हुआ है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, अभी हमने चर्चा किया काफ़ी डीप में। हमने देखा कि WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी को जो है कि प्रथम अध्यक्षता किए थे, वो भी 1885 में, जो कि बम्बई में हुआ था। और इस समय जो है वायसराय थे लॉर्ड डफरिन। यानी आपको अगर पूछा जाएगा कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई EAU द्वारा, तो उसमें भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड डफरिन थे। तो डफरिन के समय हुआ था, जो कि लॉर्ड रिपन के बाद बना था। तो लॉर्ड डफरिन के बारे में हम लोग देख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा प्रश्न नंबर 40 के बारे में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष निम्न में से कौन थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। और इनके बारे में अगर हम बात करें तो व्योमेश चंद्र बनर्जी ने 1885 में बम्बई में अध्यक्षता तो किया था। इसके अलावा अगर हम देखते हैं थोड़ा सा कांग्रेस के बारे में, तो एक सूरत अधिवेशन हुआ था, जो कि कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ और 1907 में, जहाँ पे कांग्रेस दो भागों में बढ़ जाता है और सूरत फूट के नाम से जाना जाता है, गरम दल और नरम दल में। इसके अलावा 1909 में बहुत इम्पोर्टेंट, कांग्रेस का 1909 का जो अधिवेशन हुआ था, वो हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो 1909 में जो हुआ था, इसकी अध्यक्षता की गई थी दादा भाई नौरोजी द्वारा, और यहाँ पे पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। तो पूर्ण स्वराज की मांग किस कांग्रेस के अधिवेशन में की गई थी, तो 1909 के लाहौर अधिवेशन में की गई थी। इसके अलावा एक 1896 का हमको ध्यान रखना थोड़ा सा, 1896 में कलकत्ता में हुआ था, और जहाँ पे वंदे मातरम पहली बार गाया गया था, और रहीमतुल्लाह सयानी जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो रहीमतुल्लाह सयानी जी के बारे में हम लोग ध्यान रख सकते हैं कि रहीमतुल्लाह सयानी जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। इसके अलावा स्वतंत्र भारत का प्रथम कांग्रेस का जो सम्मेलन हुआ था, वो जयपुर में हुआ था 1948 में, और जिसकी अध्यक्षता पट्टाभी सीतारमैया, तो ध्यान रखना है, पट्टाभी सीतारमैया के द्वारा जयपुर में जो हुआ था, तो जयपुर वाले में यहाँ पे की गई थी। यहाँ पर जयपुर में 1948 में हुआ था, स्वतंत्रता के बाद जयपुर अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, जो कि प्रथम स्वतंत्रता के बाद अधिवेशन है, पट्टाभी सीतारमैया ने उसकी अध्यक्षता की। तो अभी हम लोगों ने शुरुआती के प्रश्न 40 तक देख रहे हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर आएगा, उसमें हम 41 लेकर के 80 तक के प्रश्नों को इसी तरह डिटेल में समझेंगे, जिससे कि हमारा आधुनिक भारत इतिहास इन प्रश्नों के माध्यम से लगभग जो भी है प्रश्न आए हैं कंप्लीट हो जाए। तो हमने देखा, बाकी इसके अलावा और भी जो हमारे लेक्चर्स हैं उनको देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।